स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रामबान एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टॉपिक हमारा आज का क्या है? आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे अपवाह तंत्र, हिंदी में बोलेंगे इसे अपवाह तंत्र तंत्र व विश्व की नदियां। विश्व की नदियां। ठीक है, अपवाह तंत्र व विश्व की नदियां हिंदी में बोलते हैं अपवाह तंत्र व विश्व की नदियां, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, मतलब अपवाह तंत्र, और रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड विश्व की नदियां। ठीक है, अपवाह तंत्र की अगर मैं बात करूं, चलिए अपवाह तंत्र की पहले बात करते हैं। अपवाह तंत्र होता क्या है? ठीक है ना, अपवाह तंत्र जब हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपवाह तंत्र से जुड़े कुछ टेक्निकल शब्दों को समझना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछते हैं वो शब्द। उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम किस बारे में बात करेंगे? दूसरा हम बात करेंगे विश्व की नदियों के बारे में। ठीक है ना, विश्व की नदियों के बारे में। विश्व की नदियों के बारे में अपवाह तंत्र जब हम पढ़ते हैं ना, तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज और तीसरी चीज जब हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं भारतीय नदियां। भारतीय नदियां, ठीक है, भारतीय नदियां। ठीक है, ये तीन चीज जो है हम पढ़ते हैं जब हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, तो जब हम अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कुछ तकनीकी शब्द पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ परिभाषाएं देखेंगे और देखेंगे कि अपवाह तंत्र में जो असल में जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, जब हम विश्व की नदियां पढ़ते हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से, तो एक तो चीज हम नोटिस करते हैं क्या, कि विश्व की नदियां स्टार्ट कहां से हो रही है। ठीक है, कहां पे वो हैं, सिचुएटेड कहां पे हैं, या विश्व की नदियां कहां पे स्थित हैं। और दूसरी चीज जो हम जानते हैं विश्व की नदियों के बारे में, कि वो नदी महत्वपूर्ण क्यों है। और तीसरी चीज जो हम विश्व की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं कि अगर कोई महत्वपूर्ण शहर है तो वो क्या, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ये तीन चीजें हमारे से फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या होती है? ये तो विश्व की नदियों की बात होगी। अब पढ़ते हैं भारतीय नदियां। ठीक है, भारतीय नदियों के बारे में क्या है? जब भारतीय नदियां पढ़ते हैं तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एक चीज तो हम पढ़ते हैं कि नदी का उद्गम स्थल कहां है। उद्गम स्थल कहां है? उद्गम स्थल कहां है, या कहूं ओरिजिन पॉइंट कहां है। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं कि नदी जो है अंत कहां पे हो रहा है नदी का। ठीक है ना, एक चीज। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। सहायक नदियों को भी डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि सहायक नदियां भी बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तीसरी चीज जो हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि नदी परियोजनाएं, किसी पर्टिकुलर नदी पर कौन सी नदी परियोजनाएं जो है वो चल रही है प्रेजेंट में, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती हैं। तो भारतीय नदियों को हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र, ठीक है ना, क्या? अपवाह तंत्र, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र असल में क्या है? अपवाह तंत्र कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अपवाह तंत्र क्या है? नदियां और सहायक नदियां, जब कोई नदी बहती है उसके साथ एक प्रमुख नदी होती है और कुछ सहायक नदियां होती हैं। तो जब वे नदियां बह रही हैं, ठीक है ना, वे साथ में मिलकर एक जगह से स्टार्ट होती हैं और फिर जाके धीरे धीरे पहाड़ों से बहती हैं, फिर मैदानों से बहती हैं और जाके समुद्र में मिल जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे भू पटल पर कुछ आकृतियों का निर्माण करती हैं, कुछ आकृतियों का विनाश करती हैं। ठीक है ना, मतलब भूपटल पर परिवर्तन करती हैं।
इसी परिवर्तन को, इस पूरे सिस्टम को, नदियों के बहना और ये नई आकृतियों का निर्माण होना, पुरानी आकृतियों का विनाश होना, इस पूरे तंत्र को ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। अब चूंकि हम नदियां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और नदियों से रिलेटेड टॉपिक है अपवाह तंत्र, तो इसमें नदियों द्वारा 3 महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं? एक तो नदियां अपर्दन करती हैं, अपर्दन, जिसको हम बोलते हैं इरोजन। ठीक है। एक नदियां क्या करती हैं? एक नदियां परिवहन करती हैं। क्या करती हैं? परिवहन। इसको हम क्या बोलते हैं? यह तो सबको पता होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और एक नदियां क्या करती हैं? एक नदियां निक्षेपण करती हैं। क्या करती हैं? निक्षेपण। निक्षेपण। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है। याद रहेंगी ये तीनों चीजें। ठीक है ना। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक है। ये 3 काम नदियां जो है करती हैं। अब इससे पहले कि हम ये तीनों चीजें पढ़ें, हमें थोड़ा सा जानना होगा, इन तीनों टर्म को अच्छे से जानने से पहले हमें थोड़ा सा चट्टानों के बारे में जानना होगा। क्यों जानना होगा? देखिए नदियां क्या करती हैं, नदियां बहती कहाँ हैं? नदियां स्टार्ट होती हैं नॉर्मली चट्टानों से, पहाड़ों से स्टार्ट होती हैं, चट्टानें होती हैं। ठीक है ना। तो हमें चट्टानों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि चट्टानों का जो अंत होता है वो कैसे होता है। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा चट्टानों के बारे में जान लेते हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है। ठीक है। चलिए क्या पढ़ रहे हैं हम? कि चट्टानों के बारे में। ठीक है ना। तो एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट जब हम चट्टानें पढ़नी स्टार्ट करते हैं, अनाच्छादन। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डीन्यूडेशन। अनाच्छादन या डीन्यूडेशन। ठीक है ना। अनाच्छादन क्या होता है भाई? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। मैंने लगभग 2 बार ये क्वेश्चन देखा है एग्जाम में, अनाच्छादन क्या होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अनाच्छादन क्या होता है या डीन्यूडेशन क्या होता है? देखिए कोई चट्टान है, ठीक है, चट्टान समय के साथ साथ जो है विघटित होती है, टूटती है, छोटी चट्टानों में टूटती है और उसके बाद जो है मिट्टी में या छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से चट्टान का पतन हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को डीन्यूडेशन कहा जाता है। किस प्रक्रिया को? चट्टान का टूटना, खत्म हो जाना, पतन हो जाना धीरे धीरे समय के साथ साथ, एकदम से तो होता नहीं है, समय लगता है। ठीक है ना। बहुत समय लगता है, लाखों लाखों साल भी लग जाते हैं। ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीन्यूडेशन या अनाच्छादन। चट्टानों का टूटना, पतन हो जाना, उसका समय के साथ विभिन्न क्रियाओं से, उन क्रियाओं के बारे में भी जानेंगे, अनाच्छादन कहलाता है। ठीक है ना। अनाच्छादन कितने प्रकार का होता है भाई? अनाच्छादन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है स्थैतिक अनाच्छादन। स्थैतिक अनाच्छादन या इसको बोलते हैं स्टैटिक डिन्यूडेशन। ठीक है। और एक होता है गतिशील अनाच्छादन। गतिशील अनाच्छादन, इसको बोलते हैं मोबाइल डिन्यूडेशन। ठीक है ना। स्थैतिक अनाच्छादन और गतिशील अनाच्छादन, 2 तरह के अनाच्छादन होते हैं, 2 तरह के डिन्यूडेशन होते हैं, 2 तरह के प्रकार, स्थैतिक और गतिशील। ठीक है। जल्दी से स्थैतिक के बारे में बात कर लेते हैं कि स्थैतिक अनाच्छादन क्या होता है। ठीक है। स्थैतिक अनाच्छादन या स्टैटिक डिन्यूडेशन। ठीक है ना। देखिए जब कोई चट्टान है, उसका पतन होना है, ठीक है, अगर कोई चट्टान अपने ही स्थान पर धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है पतित हो जाए, खत्म हो जाए या फिर उसका नाश हो जाए, छोटे छोटे चट्टानों में टूट जाए और बिखर जाए या धूल कणों में बदल जाए और धीरे धीरे चट्टान खत्म हो जाए अपने ही स्थान पर,
ध्यान रखने वाली बात है अपने ही स्थान पर। जब ये काम अपने ही स्थान पर हो रहा है तो उसको जो है स्थैतिक अनाच्छादन कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं स्थैतिक अनाच्छादन के? देखिए, स्थैतिक अनाच्छादन के कारण सूर्यातप हो सकता है। सूर्यातप, सूर्यातप क्या होता है? सूर्यातप होता है सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है उसको कंबाइंड। सूर्यातप क्या होता है, एक ये बात नोट कर लेना, सूर्यातप होता है प्रकाश प्लस ऊष्मा, ठीक है? इन दोनों को कंबाइंड जो है सूर्यातप कहा जाता है, ठीक है ना? याद रहेगा, प्रकाश प्लस ऊष्मा, इन दोनों को कंबाइंड सूर्यातप कहा जाता है। ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एक तो सूर्यातप से होता है, ठीक है ना? दूसरा क्या होता है, अपने ही स्थान पर कैसे हो सकता है? सूर्यातप का प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा तब ऐसा होगा, ठीक है ना? समय के साथ साथ, और मौसमी क्रियाओं का प्रभाव पड़ेगा। किसका? मौसमी क्रियाओं का प्रभाव पड़ेगा, तब जाके हमारा स्थैतिक अनाच्छादन होगा, ठीक है? तो स्थैतिक अनाच्छादन कैसे होता है, स्थैतिक अनाच्छादन क्या है, आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? और स्थैतिक अनाच्छादन के कारक कौन कौन से हैं, कि किन कारणों से स्थैतिक अनाच्छादन होता है, ठीक है? ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है? आगे चलते हैं, देखते हैं कि अच्छा एक बात और बताना मुझे, जो अनाच्छादन है, अनाच्छादन या डिन्यूडेशन है, या डिन्यूडेशन जो है इसके कारण क्या है? डिन्यूडेशन असल में अर्थ पे होता क्यों है, ठीक है ना? ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ये तो साधन, जो हम पढ़ेंगे वो साधन होंगे। कारण क्या है डिन्यूडेशन के? देखिए, 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिन कारणों की वजह से डिन्यूडेशन होता है, ठीक है ना? एक कारण तो सूर्यातप ही है, सॉरी, एक कारण सूर्यातप है। दूसरा कारण जो है वो है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण या जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशन, ठीक है? और तीसरा कारण जो होगा वो होगा पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है ना? घूर्णन, घूर्णन। अब ये कैसे कारण है? आप सोचेंगे कारण ये कैसे हैं भाई? चलो सूर्यातप तो समझ में आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन कैसे कारण है? देखिए, ये जो है ना, ये तीनों चीजें ये एनर्जी है जो पृथ्वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस करती है या फिर प्राप्त करती है। सूर्यातप प्राप्त करते हैं, ठीक है, एनर्जी है, ठीक है ना? गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में होता है, एक तरह की एनर्जी है। और घूर्णन जो है, जब घूर्णन पृथ्वी जब घूमती है तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है, इनडायरेक्ट एनर्जी क्रिएट होती है। इन तीनों कारणों की वजह से ना पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न क्रियाएं होती हैं, ज्योग्राफिकल क्रियाएं होती हैं, जिनकी वजह से बहुत सी चीजें मिल के आपस में जो है चट्टानों का, जिन अपने टॉपिक के हिसाब से बताऊं तो चट्टानों का जो है उससे जो है बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो आप समझेंगे, जैसे सूर्यातप का मैंने थोड़ा समझाया, आगे समझेंगे अभी, ठीक है ना? जिनकी वजह से जो है चट्टानों का नाश होता है, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया अनाच्छादन के कारक कि क्यों होता है, ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं मोबाइल अनाच्छादन या कहेंगे गतिशील अनाच्छादन, ठीक है? इससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। गतिशील अनाच्छादन, अनाच्छादन इसको बोलते हैं मोबाइल डिन्यूडेशन, डिन्यूडेशन, ठीक है? मोबाइल डिन्यूडेशन, मोबाइल डिन्यूडेशन क्या होता है? देखिए, जब चट्टान है उसको पतन तो उसका होना है समय के साथ साथ, ये तो निश्चित है कि समय के साथ साथ पतन होना है, लेकिन जब पतन ऐसा होना कि चट्टान उत्पन्न तो कहीं और हो रही है, ठीक है? उत्पन्न तो यहां हुई, लेकिन पतन होने के बाद चट्टान के जो अवशेष हैं या पतन होने के बाद चट्टान से रिलेटेड जो भी जो है आपके चीजें हैं वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और जाके इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं और जाके उनका जो है वो हो गया, क्या बोलते हैं, स्थिति, स्थान परिवर्तन उनका हो गया, तो इसको मोबाइल डिन्यूडेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मोबाइल डिन्यूडेशन। मोबाइल डिन्यूडेशन क्या है? मोबाइल डिन्यूडेशन कुछ नहीं है, बस ये है कि चट्टान का अपने स्थान की बजाय कहीं और जाकर पतन होना, उसको मोबाइल डिन्यूडेशन कहा जाता है। ये कैसे होता है? इसके कारण क्या क्या है, क्या क्या कारक हैं जिनसे मोबाइल डिन्यूडेशन हो सकता है? एक तो पवन है, पवनों की वजह से हो सकता है, ठीक है ना? एक कारण क्या है? एक कारण प्रवाही जल है। अब आप समझ गए हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, आपका नाम आ गया है टॉपिक का, प्रवाही जल है जिसकी वजह से डिन्यूडेशन होता है, ठीक है ना? हिमानियों की वजह से हो सकता है, हिमानी
या ग्लेशियर, ठीक है, इत्यादि। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, भूकंपों की वजह से हो सकता है, आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं, उनकी वजह से भी चट्टानों का पतन होता है, लेकिन वो अभी हमारे इससे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक यहाँ पे। तो ये हमें पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम प्रवाही जल पढ़ने वाले हैं, प्रवाही जल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि असल में ये जो है जो परिवर्तन होगा वो क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। क्या था हमारा टॉपिक? अपवाह तंत्र। ठीक है ना, इसमें जो है प्रवाही जल या बहता हुआ जल भूमिका निभाता है, ठीक है ना, नदियां और उसकी सहायक नदियों द्वारा भूमिका निभाई जाती है, जिसको प्रवाही जल बोलते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा डिन्यूडेशन या चट्टानों का पतन होता है। ठीक है ना, अब प्रवाही जल 3 तरह के काम करता है। कौन कौन से? अभी मैंने बताए थे। उन तीनों टर्म्स को आपस में समझते हैं। अपर्दन या इरोजन, ठीक है, परिवहन, और तीसरा क्या था? तीसरा था सेडिमेंटेशन या जिसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण, ठीक है ना। ये तीनों टर्म हमें पढ़नी है। और सबसे पहले अपर्दन की बात करते हैं। अपर्दन क्या होता है? देखिए, एक ही इमेज से सारा कुछ समझ जाएंगे आप अभी 1 मिनट में, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये एक पहाड़ी है, ठीक है, ये एक पहाड़ी है। पहाड़ी कैसी होती है? पहाड़ी पहले ऐसी होती है, पहाड़ी आई, फिर आगे जाके इसका ढलान जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है ना। ये कम हो रहा है, ढलान कम होते 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 फिर क्या होता है? प्लेन आ जाता है, मैदानी भाग आ जाता है, और फिर नदी जाके फाइनली जो है समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। ये होगी हमारी नदी, ठीक है, ये नदी होगी हमारी, ठीक है ना। तो क्या होगा? नदी ये हमारा पहाड़ी होगी, और यहां से क्या होगा? यहां से नदी बह रही है, ठीक है, ठीक है। देखिए, जब नदी ऊंचाई से बहती है ना, तो उसके पास गुरुत्वीय पावर बहुत होती है, ठीक है। कौन सी पावर होती है? कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल बहुत होता है, क्योंकि ऊंचाई से एकदम से नीचे आ रही है, तो गुरुत्वीय बल बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या करती है? बहता हुआ पानी धीरे धीरे जो है चट्टान को काटना स्टार्ट कर देता है, छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों में, और अपने साथ बहाकर नीचे लाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? चट्टान का पतन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। फिर क्या होता है? जब थोड़ी ढलान आ जाती है नीचे, या छोटी पहाड़ियां आ जाती हैं, तो जो चट्टान ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े पत्थर लाई थी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो अपने साथ लाई थी, वे यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा? चट्टान आगे बढ़ती है और धीरे धीरे नदी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे ढाल कम होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है? अब इनको ले जाने के लिए जो गुरुत्वीय बल चाहिए वो नदी के पास नहीं है, ठीक है ना, तो वे यहीं छोड़ दिए। इससे छोटे कंकड़ आगे जा रहे हैं, थोड़ा आगे जाकर वो भी बल नहीं बचा, तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र में आ गया, तो अब कंकड़ पत्थर ले जाने की भी जो है गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय ताकत नहीं है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है नदी के पास। तो क्या होगा? यहाँ पर जो है रेत के जो है कण इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब बिल्कुल समुद्र के पास नदी पहुंचेगी, तो नदी का जो ताकत होती है सेडिमेंटेशन को बहा कर ले जाने की या अवसाद को बहा कर ले जाने की, इन सबको क्या कहा जाता है? नदियां जो अपने साथ बहा कर लाती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अवसाद। क्या कहा जाता है? अवसाद या सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। ताकत जो है नदी की वो खत्म हो जाती है, और जब तक एंड तक आती है, तो सिर्फ आपने देखा हो, अगर कभी आप बीच वगैरह पे गए हो या किसी ऐसी जगह पर गए हो जहां पर डेल्टा नदी बनाती है या एस्चुरी बनाती है, वहां पर आप देखेंगे कि गाद जैसे कण होते हैं, रेत जितने बड़े भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे महीन कणों से बनी हुई मिट्टी होती है, ठीक है ना। इस तरह से नदी जो है जगह जगह पर स्थान के हिसाब से जो है सेडिमेंट्स इकट्ठा या अवसाद इकट्ठा करती है, ठीक है ना। अब आप इस क्रिया को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो है कुछ भी इकट्ठा नहीं हो रहा, सिर्फ नदी का कटान हो रहा है। तो ये क्रिया जिसमें नदी जो है चट्टान का कटान कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं? अपर्दन या इरोजन, ठीक है। और ये क्रिया जिसमें नदी चट्टान का कटान करने के बाद धीरे धीरे नदी द्वारा जो है कंकड़ पत्थर और नीचे निक्षेप जो है इकट्ठा किया जाता है,
अवसाद जो है इकट्ठा किया जाता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। अवसाद का इकट्ठा करना क्या बोला जाता है? निक्षेपण। ठीक है, अवसाद का इस तरह से इकट्ठा होना क्या बोला जाता है? निक्षेपण, या इसको जो है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? अवसाद को सेडिमेंट बोलते हैं, सेडिमेंटेशन लिख दिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे निक्षेपण। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, या जो होता है, देखिए नदी जो है यहां से जो है इन चीजों को उनका स्थान परिवर्तन कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन में इतना कुछ नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि स्थान परिवर्तन हो गया उन चीजों का। ठीक है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या अपर्दन सिर्फ यहीं तक हो रहा है? इससे आगे अपर्दन नहीं हो रहा, इससे आगे भी अपर्दन हो रहा है। नदी जब तक बहेगी वो अपर्दन करती चलेगी और नई नई आकृतियों का निर्माण करती चलेगी। बस क्या होगा कि अपर्दन की दर जो है वो कम हो जाएगी। होगा क्या? अपर्दन की दर कम हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा? नदी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, जितना नदी आगे बढ़ती रहेगी अपर्दन की जो दर है वो कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी अपर्दन की दर। मतलब नदी के बहाव की दिशा में अपर्दन की दर कम होती है। ठीक है ना, जितना आगे जाएगी अपर्दन का जो दर है उतनी ही घटती जाएगी और कम अपर्दन कम अपर्दन कम अपर्दन होता रहेगा। यहां पर सबसे ज्यादा अपर्दन हो रहा है। ठीक है ना, ये आप समझ गए, अपर्दन समझ गए और निक्षेपण समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक और टर्मिनोलॉजी इसमें आती है, वो क्या है कि अपर्दन और निक्षेपण द्वारा ना भूपटल पर जो है कुछ आकृतियों का विनाश होता है और कुछ आकृतियों का निर्माण होता है। उनके बारे में हम जानते हैं कि वे कौन कौन सी आकृतियां हैं जिनका अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा विनाश होता है और निर्माण होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपर्दन की बात करते हैं। अपर्दनात्मक सॉरी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अपर्दन के द्वारा भूपटल पर कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, अनेक प्रकार की, अलग अलग तरह की। उनके बारे में हम जानते हैं। वे कौन कौन सी आकृतियां हैं भाई? पहली आकृति वी आकार घाटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वी शेप्ड घाटी। ठीक है ना। दूसरी क्या होती है? गॉर्ज या कैनियन। ठीक है, इंग्लिश में इसको गॉर्ज या कैनियन ही बोलते हैं। तीसरी क्या होती है? वी आकार की घाटी, गॉर्ज या कैनियन। तीसरी होती है क्षिप्रिकाएं या जलप्रपात। क्षिप्रिकाएं व जलप्रपात, व जलप्रपात। ठीक है ना, इनको क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटरफॉल, सबको पता होगा। ठीक है ना। फिर क्या होता है? फिर होता है नदी विसर्प। नदी विसर्प। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है पोर्टहोल्स। पोर्टहोल्स, और एक होता है जिसको बोलते हैं अवनति, नहीं सॉरी अभिनत। अभिनत गर्त, इसको बोलते हैं प्लंज पूल्स। प्लंज पूल्स, इनको बोलते हैं महाखड्ड।
ठीक है। कुछ इस तरह की आकृतियों का नदी के द्वारा निर्माण होता है। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी आकृतियों का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वी आकार की घाटी की। इसकी बात करते हैं वी आकार की घाटी। वी आकार घाटी, ये क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, वी आकार की घाटी क्या है? जब नदी शुरुआत में बहना स्टार्ट करती है, जब कोई नदी उत्पन्न होती है तो चट्टान को धीरे धीरे काटना स्टार्ट करती है। तो जब नदी चट्टान को, सपोज कीजिए ये हमारी कोई चट्टान है, ठीक है, जब इसको, इस पे नदी बह रही है, ये नदी जा रही है, ठीक है, ये क्या करेगी, जहां पे नदी बह रही है, ठीक है ना, यहीं पे इसको जो है हल्का सा धीरे धीरे ऐसे काटना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना, चट्टान को काटेगी। फिर ये जो कटान है चट्टान का, समय के साथ साथ गहरा होता चला जाएगा। पहले ये गहरा होगा, ठीक है ना, फिर क्या होगा, पहले गहरा हो जाएगा, ये गहरा हो गया, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये कटान जो है ये चौड़ा होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, ये कटान जो है धीरे धीरे चौड़ा होना स्टार्ट होगा। जब चौड़ा होगा कटान तो थोड़ा चौड़ा बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना, नदी जा रही है, कटान चौड़ा हो गया। अब नदी इसके बीच से बह रही है, तो अब क्या होगा, नदी यहाँ बह रही है, पूरी नदी नहीं बह रही, नदी अभी भी यहीं बह रही है। पहले चौड़ा करेगी इसको, फिर वो इसको गहरा करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना, गहरा करना स्टार्ट करेगी। ये क्रिया समय के साथ साथ ऐसे ही बढ़ती रहती है, समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। और फिर होता क्या है, कुछ समय के पश्चात जो है ये काफी चौड़ा हो जाता है। ठीक है ना, चौड़ा हो जाता है, नदी यहीं पे बह रही है, चौड़ा और गहरा, गहरा भी हो जाता है। ठीक है ना, तो आकृति कैसी बनती है देखना, आकृति हमारी चट्टान की, अगर इसको मैं अनुप्रस्थ खड़ा कर दूं, चट्टान की आकृति कुछ इस तरह की बन जाती है। ठीक है ना, चट्टान अब हमारी ऐसी होगी है। इसको बोला जाता है वी आकार की घाटी। क्या बोला जाता है, वी आकार की घाटी। नॉर्मली जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियां वी आकार की घाटी तो बनाती ही बनाती हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है गोर्ज या कैनियन। क्या आता है, गोर्ज या कैनियन। गोर्ज या कैनियन, गोर्ज या कैनियन क्या होता है, गोर्ज या कैनियन कुछ नहीं होता, वी आकार की घाटियों का ही विस्तृत रूप गोर्ज या कैनियन होता है। मतलब जब कोई नदी है, उस नदी ने चट्टान को काटना स्टार्ट किया और वी शेप की घाटी बना रखी है, लेकिन नदी समय के साथ साथ पुरानी होती चली जाती है। जब नदी पुरानी हो रही है तो क्या होगा कि गोर्ज या कैनियन का निर्माण होगा। चट्टान इतनी ज्यादा कट चुकी है, इतनी ज्यादा कट चुकी है कि आपको दोनों तरफ जो है ना, ये चट्टान है, इस तरह से गहरी गहरी दीवार नुमा घाटियां दिखाई देंगी। ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से। और नदी जो है इनके बीच से, अगर अनुप्रस्थ की बात करूं, इस तरह से बह रही है, विसर्प बनाते हुए आगे जो है ऐसे बह रही है, और घाटी इस तरह की है। जब आप देखेंगे दोनों तरफ जो है दीवार खड़ी हुई है, दीवार नुमा चट्टान की स्ट्रक्चर्स है, और बीच में नदी बह रही है, तो इसको जो है वी आकार, गोर्ज या कैनियन कहा जाता है, वी आकार की घाटियों का ही विस्तृत रूप। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है भारत की कुछ नदियां हैं जो गोर्ज या कैनियन का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, देखिए भारत की एक तो नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो ऊपर बहती है ना, उसका गोर्ज बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, एक नदी है हमारी जो है क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का गोर्ज बहुत फेमस है। और एक नदी हमारी है, सबसे फेमस गोर्ज जो है वो है हमारी नर्मदा नदी का। ठीक है ना, अगर आपने भारत का मैप देखा हो, ठीक है ना, इस तरह का भारत का मैप है, ये मैप हो गया। ठीक है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत का मैप हो गया। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, ये क्या है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। ठीक है ना, तो गल्फ ऑफ खंबात जो है, नर्मदा नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से बहते हुए यहाँ पे आती है और गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, यहाँ पर है विंध्य की पहाड़ियाँ, क्या है, विंध्य की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कालांतर में कभी जो है एक ही पहाड़ी का हिस्सा रही होंगी। ठीक है ना, लेकिन नदी इतनी पुरानी है और इतने समय से बह रही है प्रायद्वीपीय भारत में कि उसने इसको काटकर एक गोर्ज और कैनियन का निर्माण कर दिया है। और आज जब हम पढ़ते हैं तो विंध्य की पहाड़ियों को अलग पढ़ते हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियों को अलग पढ़ते हैं। बेहद ही मनोरम दृश्य बनते हैं जब हम इन्हें देखने जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बहुत सारी है, तो
नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी का गोर्ज जो है बहुत फेमस है। ये तो हो गई गोर्ज या कैनियंस की बात, ठीक है। अब हम चलते हैं जलप्रपात पे, ठीक है। जलप्रपात, क्षिप्रिकाएं या जलप्रपात। क्षिप्रिकाएं या जलप्रपात। जलप्रपात, ठीक है। क्षिप्रिकाएं या जलप्रपात। जलप्रपात आप सभी जानते हैं, कोई चट्टान है, नदी ऐसे बह के आ रही है, ये चट्टान है, और चट्टान क्या होगा, एक चट्टान खत्म हो गई और जब दूसरी चट्टान स्टार्ट हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, चट्टानों का निर्माण पढ़ा हो या देखा हो कि भारत में कैसे, वो सॉरी विश्व में कैसे धरती पर जो है चट्टाने आपस में जुड़ी होती हैं। अगर चट्टानों की जो ऊंचाई वो है, वो जो है एकदम से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, नदी यहाँ से बह के आ रही है, तो जब ऊपर से गिरेगी ना तो जलप्रपात का निर्माण करेगी। ये तो सबको पता है, सिंपल है। क्षिप्रिकाएं क्या होती हैं? क्षिप्रिकाएं कुछ नहीं होती हैं, क्षिप्रिकाएं जो हैं जलप्रपात का ही छोटा रूप होती हैं, ठीक है ना। अगर जो है ढाल जो है बहुत छोटा है, सिर्फ छोटा सा ही है, तो उसको जो है क्षिप्रिकाएं बोला जाता है। क्षिप्रिकाएं आपने देखी होंगी जब लोग वाटर राफ्टिंग करते हैं ना, वाटर राफ्टिंग वगैरह अगर आपने देखी हो, तो वो जब पहाड़ों के बीच से वाटर राफ्टिंग करते हैं तो थोड़े थोड़े गहरे गहरे से जलप्रपात से, छोटे से झरने से आते हैं, उनको क्षिप्रिकाएं बोला जाता है, ठीक है ना। अब जलप्रपात की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स, ठीक है ना, एंजल फॉल्स है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। याद रखना है आपको, एंजल फॉल्स कहाँ पे है? एंजल जलप्रपात या एंजल फॉल्स जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला, वेनेजुएला में है। कितनी हाइट है इसकी पता है? हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट है 979 मीटर्स। 979 मीटर्स की इसकी हाइट है, मतलब 979 मीटर के ऊपर से जो है पानी गिरता है, 979 मीटर ऊपर से पानी गिरता है नीचे, ठीक है ना। तो उसका इंपैक्ट क्या होता है पता है? जब 979 मीटर ऊपर से नीचे पानी गिरता है ना, तो नीचे जो है प्लंज पूल बन गया है, बहुत बड़ा प्लंज पूल है। उसकी गहराई पता है कितनी है? मतलब जब चट्टान ये स्टार्ट हुई चट्टान, ठीक है, यहां से गिर रहा है नियाग्रा फॉल्स, अब यहां पर गिरकर उसने समय के साथ साथ कटाव ऐसा कर दिया है कि अब आकृति ऐसी है। झरनों में अधिकतर होता है ये बन गया है, ठीक है ना। इसकी गहराई पता है नियाग्रा फॉल्स में कितनी है? 877 मीटर। मैंने नियाग्रा फॉल्स बोल दिया शायद, एंजल फॉल्स की बात हो रही है। एंजल फॉल्स में कितनी है? 877 मीटर का जो है खड्ड है और 979 मीटर की जो है एंजल फॉल्स की ऊंचाई है, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जो फॉल है वो कौन सा है, ठीक है ना, कहां पर स्थित है वो मैं बताऊंगा। कर्नाटक में है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा फॉल्स है और कौन सी नदी पर है। चलिए नदी भी बता देता हूं, वाराही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? वाराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, कर्नाटक में है और वाराही नदी पर है। वाराही नदी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि वो जलप्रपात कौन सा है भारत का, ठीक है, वो जलप्रपात कौन सा है अभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। अभी बताना है, अभी बताना है, अभी लिख के बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जलप्रपात हो गया। अब आगे चलते हैं नदी विसर्ग। नदी विसर्ग क्या है? आई होप सबने जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि जलप्रपात कौन सा है। नदी विसर्ग क्या है? देखिए जब नदी मैदानी भागों में बहती है ना, मैदानी भागों में बहती है तो उसकी जो पावर है, मतलब गुरुत्वीय शक्ति जो है बहुत ही जल की कम हो जाती है, क्योंकि मैदान आ गया है, ठीक है ना। अब गुरुत्वीय शक्ति का इतना ज्यादा वो असर पड़ता नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब नदी बह रही है तो नदी बहते बहते जो अपने साथ जो अवसाद लाई है वो जगह जगह इकट्ठा करती रहती है। तो अगर नदी ऐसे आ रही है, इकट्ठा करते करते यहाँ अवसाद इतना हो गया कि नदी अब इधर से बह नहीं सकती, तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, इधर को बहने लगेगी। फिर इधर बह रही थी, इधर को जा रही थी, तो समय के साथ साथ यहाँ अवसाद हो गया, फिर ऐसे घूम गई, ठीक है ना, फिर ऐसे घूम गई, ऐसे ही ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। और समय के साथ साथ नदी जो है एक कर्व्ड डायरेक्शन, कर्व्ड जैसा जो है एरिया
बना लेती है, इसी को ही नदी विसर्ग बोला जाता है। आई होप नदी विसर्ग आसान है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? आगे आता है पोर्ट होल्स। ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट होल्स या हिंदी में इसको बोला जाता है महाखड्ड। महाखड्ड, महाखड्ड, ठीक है ना। पोर्ट होल्स क्या होते हैं? देखिए, जब कोई नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, अब धरातल कैसे बना है? धरातल तरह तरह की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। अब एक चट्टान तो है जो बहुत ही सख्त है, ऐसे तत्वों से बनी है जो बहुत ही सख्त है, लेकिन उसके साथ जो मिश्रित दूसरी चट्टान है वो बहुत ही जो है कोमल है, ठीक है ना। तो होगा क्या? कोमल चट्टान का तो समय के साथ साथ जो है उसका जो है क्षरण हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्षरण हो जाएगा उसका, और जो आपकी सख्त चट्टान है वो सख्त चट्टान रह जाएगी, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जगह जगह पर जो है कोमल चट्टानों के जो है इरोजन से जो है, सपोज कीजिए ये धरातल है जिस पर जो है नदी बह रही है, जगह जगह पर कोमल चट्टान, सपोज यहाँ इससे मिली हुई थी, इस तरह का, देखिए ये बन गया, ये इस तरह से बन गया, खड्ड बन जाते हैं। अब ये खड्ड इनकी कोई, फिर आगे गई थोड़ी सी नदी, फिर उसमें फिर से खड्ड है, ठीक है, फिर से गड्ढा है, इसकी भी कोई आकृति रही होगी, इस तरह से करके कुछ आकृति होगी, बहुत गहरे गहरे होते हैं, ठीक है ना। ये बन गया जी। लेकिन नदी बह रही है, ऊपर से आप देखोगे ना, ऊपर से आपको नदी प्लेन बहती हुई दिखाई देगी, पता नहीं चलेगा कि नीचे इस तरह के खड्ड हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को महाखड्ड या पोर्ट होल्स बोला जाता है, ठीक है ना। पोर्ट होल्स के लिए बहुत फेमस है नदियां हमारी, 3 नदियां हमारी बहुत फेमस हैं पोर्ट होल्स के लिए। कौन कौन सी नदियां फेमस हैं? 3। देखिए, एक तो फेमस है चंबल। चंबल नदी महाखड्डों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है? दूसरी है हमारी सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी भी महाखड्डों के लिए बहुत फेमस है। देखिए, चंबल के बारे में और एक बात, चंबल पर 3 तरह के नदी परियोजनाएं हैं, ठीक है ना। एक तो राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, 2 मैं बताऊंगा, और तीसरी नदी परियोजना कौन सी है, महत्वपूर्ण नदी परियोजना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे अभी मेरे लिखने से पहले, ठीक है। राणा प्रताप सागर, दूसरी है गांधी सागर, गांधी सागर, और तीसरी परियोजना आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि कौन सी है। ये परियोजनाएं जब हम नदी परियोजनाएं पढ़ेंगे भारत की, तो उसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। और तीसरी परियोजना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी है, ठीक है ना। चंबल, सोन और दामोदर, इनके जो है महाखड्ड या पोर्ट होल्स, बहुत ही, पोर्ट होल्स के लिए ये नदियां बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। पोर्ट होल्स समझ गए सब। अब आगे चलते हैं। आगे क्या आता है? अभिनत, अभिनत गर्त या प्लंज पूल्स, प्लंज पूल्स, ठीक है ना। प्लंज पूल्स क्या होते हैं? प्लंज पूल्स भी कुछ, इसमें कुछ वो नहीं है, जैसे वी शेप की घाटियों से का एक्सट्रीम रूप क्या होता है? गोर्ज और कैनियन होता है। गोर्ज और कैनियन से मुझे याद आया, अमेरिका में, अमेरिका जार्वस, अमेरिका में जो है ग्रैंड कैनियन बहुत ही फेमस है। ग्रैंड कैनियन, गोर्ज, क्या है ये? गोर्ज या कैनियन है, कैनियन लिख देते हैं, कैनियन है, क्या है? कैनियन है, बहुत ही फेमस अमेरिका में, ठीक है। ये कौन सी नदी पे है? कौन सी नदी पे है? अमेरिका में जो ग्रैंड कैनियन है बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सी नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। कौन सी नदी पर? कोलोराडो, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी पर, ठीक है ना। अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है बहुत ही फेमस, कोलोराडो नदी पर है, स्टेट का नाम भी कोलोराडो है, ठीक है ना। अमेरिका में बहुत से स्टेट जो है नदियों के नाम पर रखे गए हैं,
इसी तरह से कोलोराडो स्टेट में कोलोराडो नदी बहती है और उसी पर जो है ग्रैंड कैनियन है, ठीक है ना, बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, ठीक है। अभिनत गर्त समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप कि अभिनत गर्त क्या होता है, वो जो नहीं, अभिनत गर्त क्या होता है, अभिनत गर्त जो होता है पॉट होल्स का ही, या मैं कहूँ महाखड्डों का ही बहुत ही एक्सट्रीम रूप होता है। जब नदियां इतनी ज़्यादा मतलब वो कटाव इतना ज़्यादा हो जाता है कोमल चट्टानों का, कठोर चट्टानों से, कि गर्त इतने गहरे बन जाते हैं कि आप जो है जब उसमें जा रहे हैं, आपने देखा होगा पिक्चरें भी होती हैं, सैंक्टम बोला जाता है उनको, इस तरह के गर्तों को सैंक्टम भी बोला जाता है, पानी के गर्तों को, कि जा कहीं और से रहे हैं और फिर निकल कहीं और ही जाके रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको जो है क्या बोला जाता है, उनको प्लंज पूल्स बोला जाता है। जो अभी हमने एंजल फॉल्स में प्लंज पढ़ा था ना, वो प्लंज जो है जलप्रपात द्वारा निर्मित प्लंज है, वो नदी द्वारा निर्मित प्लंज नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, निर्माण के कारक का डिफरेंस होता है। ये प्लंज पूल्स नदी द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको जो है अपर्दन द्वारा निर्मित जो हो जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं जल्दी से और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण भी तो होता है ना, निक्षेपण या सेडिमेंटेशन, क्या होता है, निक्षेपण या सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, निक्षेपण या सेडिमेंटेशन द्वारा भी जो है कुछ भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि कौन सा, जैसे कि जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, ठीक है। और क्या होता है, विसर्प झील, और एक होता है डेल्टा, ठीक है। कौन कौन सा होता है, जलोढ़ मैदान, विसर्प झील और डेल्टा, इन तीन तरह की चीजों का निर्माण होता है। जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, सभी ने देखा होगा कि नदी जो है जब मैदानी भागों में बहती है तो अपने साथ लाए हुए जो है उपजाऊ मिट्टी और चट्टानों के कण जो है इकट्ठा कर देती है, उसी को जो है जलोढ़ मैदान बोलते हैं। जलोढ़ मैदान को तो सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। विसर्प झील क्या होती है, जब नदी मैदानी भाग में विसर्प बनाती है ना, इस तरह से ये नदी ने मैदानी भाग में विसर्प बनाया और आगे जो है बहती जा रही है, ठीक है ना। होगा क्या, समय के साथ साथ नदी को जो है जब ये रास्ता जो होता है ना विसर्प के बीच का रास्ता, वो जो है धीरे धीरे जब यहाँ पे कटान होगा, अपर्दन तो यहाँ भी होगा, अपर्दन तो सब जगह होगा, अपर्दन होते होते होता क्या है, ये हिस्सा नदी से अलग हो जाता है, ठीक है। ये हिस्सा नदी से अलग हो जाएगा और कुछ समय बाद नदी जो है इस तरह से बहना स्टार्ट कर देगी। अब नदी इस तरह से चली गई और आगे आगे जो है मोड़ आ गया, समझ में आ गया, इस तरह से बहना स्टार्ट कर देगी। तो क्या होगा, ये जो चीज है ना, ये चीज बंद हो जाएगी और यहाँ पर जो है पानी का जमाव हो जाएगा, बड़ी सी झील बन जाएगी, इसी को जो है विसर्प झील बोला जाता है। ये विसर्प झील हो गई, ठीक है ना, समझ गए ना विसर्प झील क्या है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा देखते हैं, ठीक है ना। डेल्टा, डेल्टा से तो क्वेश्चन भी कई बार आया है। डेल्टा, डेल्टा कई प्रकार का होता है, जैसे कि मैं कहूं चापाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, ठीक है। एक होता है आपका पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ठीक है। इसको बर्ड्स फुट डेल्टा भी बोलते हैं, बर्ड्स एपोस्ट्रोफ ऐसा है, ठीक है, बर्ड्स फुट डेल्टा, ठीक है। और एक होता है हमारा महत्वपूर्ण, कौन सा, ज्वार नदमुख डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, ठीक है। तीन तरह के महत्वपूर्ण डेल्टा होते हैं, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा और ज्वार नदमुख डेल्टा। चापाकार डेल्टा क्या होता है, चापाकार डेल्टा सिंपल है, अधिकतर सभी नदियां जो जैसे कि हम कहूँ मैं, जब डेल्टा बनाती हैं होता क्या है, ये मैदानी भाग है, आगे समुद्र आ गया, ठीक है। जब नॉर्मली नदियां बह के आ रही है, नदी कोई बह के आ रही है
और यहाँ पर जो है सेडिमेंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए या अवसाद हमारे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, तो क्या होगा, इसका ही जो है ऊर्ध्वाधर देखते हैं मैप, होगा क्या कि नदी ऐसे बह के आ रही है, ठीक है ना, और आगे यहाँ पर अवसाद होना इकट्ठा हो गए और अब नदी इसको पार नहीं कर सकती। तो नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले जो है इस तरह से शाखाओं में बट जाती है, ठीक है, शाखाओं में बढ़ जाती है और तब जाकर समुद्र में मिलती है। तो होता क्या है, एक चाप जैसी आकृति का या त्रिभुज जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको जो है चापाकार डेल्टा कहते हैं। इसके फेमस एग्जाम्पल कौन कौन से हैं चापाकार डेल्टा के? फेमस एग्जाम्पल हैं चापाकार डेल्टा के गंगा नदी का डेल्टा, मिश्र नदी का डेल्टा, ठीक है ना, ये इसके फेमस एग्जाम्पल हैं। गंगा नदी का डेल्टा, गोदावरी माफ कीजिएगा, कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा और कावेरी नदी के डेल्टा, ठीक है ना, ये क्या है, गंगा नदी का डेल्टा, ठीक है ना, गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा या कावेरी। इन नदियों में कॉमन क्या है, इन नदियों में कॉमन ये है कि ये सारी नदियां जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां जो है भारत की चापाकार डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है, दूसरा कौन सा है, पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा क्या होता है, देखिए पंजाकार डेल्टा चापाकार डेल्टा का विकसित रूप होता है एक तरह से। कैसे, देखिए अगर नदी जो है जब सागर में मिलने से पहले उसका वेग जो है तेज है, सागर में मिलने से पहले नदी का वेग तेज है, ये धरातल है, ठीक है, आगे सागर आ गया, ठीक है। अब वेग नदी का तेज है, उसके पास गुरुत्वीय बल जो है थोड़ा सा पानी में है, तो क्या होगा, नदी जो है ना तेजी से आगे समुद्र में मिलेगी और सेडिमेंट को समुद्र में आगे तक ले जाएगी, ठीक है ना, समुद्र में आगे तक उसका निक्षेपण होगा और एक तरह से धरातल का समुद्र पर अतिक्रमण होगा। क्या होगा, धरातल का समुद्र पर अतिक्रमण होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, इस तरह की स्थिति में क्या वो बनती है स्थलाकृति, देखना जरा, ये नदी है, नदी आ रही है, ये सागर है, होगा क्या, यहां से सपोज कीजिए यहां से सागर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये सागर है, नदी आई, नदी ने अपना जो अवसाद है वो सागर में इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो होगा क्या, नदी जो है जो शाखाओं में बटेगी ना, वो धरातल पे नहीं बटेगी, वो सागर में जाके बटेगी और सागर में जो है कुछ इस तरह के पंजे नुमा आकृति का निर्माण होगा। ये नदी जा रही है, एक शाखा ये आगे निकल गई, ठीक है ना, एक शाखा ये निकल गई, ठीक है ना, इस तरह से शाखाएं जाएंगी और पंजे नुमा आकृति का सागर के अंदर धरातल से अलग, जब ऊपर से देखेंगे ना, ये धरातल है और ये सागर है, तो सागर में पंजेनुमा आकृति का निर्माण दिखाई देगा। इसी को जो है बर्ड्स फुट डेल्टा या पंजेनुमा डेल्टा बोला जाता है। इसका फेमस एग्जांपल बहुत है अमेरिका की मिसिसिपी नदी। कौन सी, मिसिसिपी, गलत लिख दिया भाई, कैसे होगा, मिसिसिपी, अमेरिका की मिसिसिपी नदी, ठीक है ना, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, ठीक है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा अमेरिका की अमेरिका की मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंजाकार नुमा डेल्टा है और बहुत ही फेमस है इस मामले में, ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध जो है एग्जाम्पल है पंजाकार नुमा डेल्टा का, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या आता है हमारा, ज्वार नदमुख डेल्टा। ज्वार नदमुख डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा क्या होता है, देखिए ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण तब होता है, अगर आपने अभी देखा ना पंजाकार डेल्टा का निर्माण कब होता है, जब जो है नदी के पास बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है ना। लेकिन अगर नदी के पास जरूरत से कम पावर हो, एक बात तो नदी के पास जो कम पावर है, दूसरी बात यह है कि जो सागर है ये आपका धरातल है और ये सागर है, ठीक है ना, इनका जब नदी मिलती है ना, सागर का जो लेवल है वो धरातल से नीचा नहीं है थोड़ा, ठीक है ना। तो होगा क्या, जब ज्वार आएगा, नदी ने तो नदी आई यहाँ पे उसने सेडिमेंट इकट्ठा कर दिया, सेडिमेंट इकट्ठा करने के बाद वो ऐसे त्रिभुजाकार उसमें बट गई धरातल पे ही, ठीक है ना। लेकिन जब ज्वार आएगा तो क्या होगा, ज्वार आने पर पानी जो है समुद्र का बढ़ जाएगा और वो अंदर तक चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, समुद्र का पानी जो नदी ने सेडिमेंट इकट्ठा किया है
नदी ने जो जो भी सेडिमेंट इकट्ठा किया है ना, वो बहाकर अपने साथ जैसे ही ज्वार उतरेगा वापिस ले जाएगा भाई। सेडिमेंट इकट्ठा हुआ था, सेडिमेंट बहाकर वापिस ले गया। तो ऐसी स्थिति में कैसा डेल्टा बनता है? डेल्टा इस तरह का बनता है कि जो ये जो शाखाओं वाली जो बनती है ना आकृति, ये नहीं बन पाती। होता क्या है, बस आपको जो है उसमें जो है अवसाद जो है नदी का, जो भी नदी द्वारा लाया गया अवसाद है वो तो सारा समुद्र के अंदर तलहटी में मिलेगा, ठीक है ना। और नदी जो है बस नॉर्मली जो है आपको सागर में मिलती हुई दिखाई देगी। इस तरह के डेल्टा को ज्वार नदमुख डेल्टा कहा जाता है। और भारत के पश्चिमी तट पर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां जो है ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। पश्चिमी तट जो है भारत का, अगर मैं पश्चिमी तट की बात करूं, ये भारत का पश्चिमी तट है, ठीक है ना। भारत के पश्चिमी तट पर बहने वाली सभी नदियां, जैसे चाहे उसमें वो नर्मदा हो, ठीक है ना, नर्मदा और ताप्ती, ये तो बहुत ही फेमस है ज्वार नदमुख डेल्टा बनाने में, ठीक है ना। साबरमती भी फेमस है, ठीक है ना। और बहुत सी नदियां नीचे आती हैं वे भी बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। पेरियार नदी फेमस है, नीचे आती है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, ठीक है ना, गोवा में आती है मांडवी नदी, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। कौन सा डेल्टा बनाती है सब? ज्वार नदमुख डेल्टा। सबसे फेमस कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, ठीक है ना। ये सारी नदियां बहुत फेमस हैं जो ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती हैं। आई होप का डेल्टास वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो टॉपिक हो गया ना, ये टॉपिक तो हो गया आपका अपवाह तंत्र के महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी या अपवाह तंत्र के महत्वपूर्ण शब्द जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम जल्दी से अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो है विश्व की नदियां, ठीक है ना। अब हम विश्व की नदियां पढ़ेंगे और फिर भारत की नदियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? विश्व की नदियां पढ़ेंगे पहले और फिर भारत की नदियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। जल्दी से टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। विश्व की नदियां, ठीक है ना, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में फेमस नदियां हैं जिनसे जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से हम देखेंगे कि विश्व में महाद्वीपों में बांट लेते हैं विश्व को और जल्दी से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया में सबसे फेमस नदियां जो हैं, सबसे पहले तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है चीन में बहने वाली यांगजी नदी। कौन सी? यांगजी नदी, चीन में बहती है यांगजी नदी, ठीक है ना। एशिया की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? यांगजी नदी, ठीक है ना। फिर आती है वांगहो नदी, ये कहां पर है? वांगहो नदी, ये कहां पर है? ये भी चीन में है, वांगहो नदी। इसको जो है चीन का शोक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीन का शोक। नोट कर लेना, चीन का शोक बोला जाता है वांगहो नदी, ठीक है ना। एक नदी जो चीन में ही बहती है, कौन सी है? सांगपो के बारे में तो सभी जानते हैं। सांगपो जो है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा कहा जाता है। और जब आगे जाकर जो है जब वो गंगा में मिल जाती है तो फिर आगे जो नदी बनती है उसको मेघना कहा जाता है, ठीक है ना। वो जब भारतीय नदियां पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है ना। सांगपो नदी होगा। एक नदी होती है चीन में ही, कौन सी? सांगहो, ठीक है ना। या फिर इसको कहा जाता है येलो रिवर, ठीक है ना। येलो रिवर, ये भी बहुत फेमस नदी है, ये भी चीन में ही बहती है, ठीक है। और ये जो है एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की 6 नंबर की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। यांगजी नदी के ऊपर ही जो है बहुत फेमस डैम बना हुआ है। कौन सा डैम है? थ्री गॉर्जस डैम। थ्री गॉर्जस डैम, थ्री गॉर्जस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। थ्री गॉर्जस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और कौन सी नदी पर बना हुआ है? यांगजी नदी पर बना हुआ है। आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहां पर है? चीन में है। कौन सी नदी पर है? यांगजी नदी पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी है। उस पर कौन सा डैम बना हुआ है? थ्री गॉर्जस डैम। याद रहेगा, ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। चीन का शोक वांगहो नदी, ठीक है ना। येलो रिवर जो है, इनको मैप में भी पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। येलो रिवर कौन सी है? सांगहो नदी, उसको जो है येलो रिवर बोला जाता है, ठीक है ना। सांगपो नदी किसको बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी बोला जाता है। येलो रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए मैप में देखते हैं एक बार। ये आ गया मैप, ये जो है एशिया का मैप आ गया, ठीक है। एशिया के मैप में देखिए
सांगपो नदी तो ये तिब्बत हो गया, यहाँ पे तिब्बत से निकलती है सांगपो नदी, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से इंडिया में प्रवेश कर जाएगी और इस तरह से बहती है, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है, ये नदी तो होगी आपकी कौन सी, ये नदी होगी आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसी तरह से येलो रिवर जो है यहाँ पर बहती है और यहाँ पे येलो सी में गिरती है, ठीक है ना। ये कौन सी है, ये है येलो रिवर, कौन सी है, येलो रिवर। चल जा, चलो ये कौन सी है, येलो रिवर, ठीक है ना। और यहां पे बहती है कौन सी, सांगपो नदी, भी होता है इसमें सांगपो, ये सांगपो नदी होगी, ठीक है ना, ये सांगपो नदी होगी। चीन की नदियां समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरह से साउथ ईस्ट एशिया में भी महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बर्मा या म्यांमार में बहने वाली कौन सी नदी है, इरावदी नदी, जो अराकान योमा की पहाड़ियां होती हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना अराकान योमा की पहाड़ियां हैं, बर्मा में यहाँ पे अराकान योमा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इन पहाड़ियों से नदी निकलती है और नीचे की तरफ म्यांमार में बहती है और एशिया की या साउथ ईस्ट एशिया की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इरावदी नदी। क्या नाम है, इरावदी नदी एशिया की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्या नाम है, इरावदी नदी, क्योंकि जो है म्यांमार, लगभग पूरे म्यांमार को ये पानी जो है प्रोवाइड कराती है इरावदी नदी। नोट कर लेना, ठीक है ना, कि इरावदी नदी म्यांमार में बहती है। कहाँ बहती है, म्यांमार में। और इस पर बना हुआ एक बहुत ही फेमस शहर भी है म्यांमार का, यंगून। कौन सा शहर है, यंगून। यंगून शहर कौन सी नदी के किनारे पर है, इरावदी नदी के किनारे पर है। यंगून शहर कौन सी नदी के किनारे पर है, इरावदी नदी। इरावदी नदी कहाँ बहती है, म्यांमार में बहती है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इरावदी नदी, ठीक है। अब म्यांमार में ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चलता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चल रहा है अब तो जो है रनिंग में है वो प्रोजेक्ट जो है, वर्किंग प्रोजेक्ट, सॉरी काम कर रहा है प्रोजेक्ट वो, ठीक है ना। क्या है, भारत का प्रोजेक्ट है कलादान प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना मणिपुर है और उसके नीचे क्या है, मिजोरम है। मणिपुर के नीचे क्या है, मिजोरम है, ठीक है ना। मणिपुर के नीचे क्या है, मिजोरम है। अब यहाँ से एक नदी निकलती है और नीचे बहती है, यहाँ पर जो है सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है, ठीक है ना। तो इस नदी को क्या बोला जाता है, इस नदी को कलादान नदी बोला जाता है। कलादान नदी, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कलादान नदी जो है कौन से देश में बहती है। कलादान नदी, अभी तुम्हें पता चल जाएगा करंट से रिलेटेड क्यों है, ठीक है ना। कलादान नदी, कलादान नदी पर, और ये जो पोर्ट है यहाँ पर एक बंदरगाह भी है। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट। कौन सा पोर्ट, सितवे बंदरगाह, सितवे बंदरगाह, ठीक है, सितवे बंदरगाह। कलादान नदी और सितवे बंदरगाह को भारत जो है मिलकर विकसित कर रहा है म्यांमार के साथ मिलकर। क्यों विकसित कर रहा है, देखिए यहाँ से जब जाते हैं ना भारत से, और जो हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां से जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और उसको वो जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही खतरनाक रास्ता है। कभी भी अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो वहां पर हमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो भारत क्या कर रहा है, कलकत्ता से, कलकत्ता में एक पोर्ट है हल्दिया, ठीक है ना। कलकत्ता के पास एक पोर्ट है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह से और सितवे बंदरगाह के थ्रू जो है सामान ले जाएंगे, और फिर वहां से जो है कलादान नदी के थ्रू होते हुए हम जो है अपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहां पर जो है ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया विकसित कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है, इस पूरे प्रोजेक्ट को बोला जाता है, पूरा प्रोजेक्ट बंदरगाह, सितवे बंदरगाह प्लस कलादान नदी का प्रोजेक्ट, इसको बोला जाता है कलादान प्रोजेक्ट। क्या बोला जाता है, कलादान प्रोजेक्ट। क्या बोला जाता है, कलादान प्रोजेक्ट। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कलादान प्रोजेक्ट क्या है। उसमें सितवे पोर्ट प्लस कलादान नदी पर बना हुआ प्रोजेक्ट जो है कलादान प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। ये हो गई कलादान नदी, ठीक है, नोट कर लिया आपने कलादान नदी क्या है। एक और नदी साउथ ईस्ट एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, बढ़िया नदी है। देखिए यहाँ पर बहती है लाओस, देखिए यहाँ पर लाओस है, थाईलैंड है और कंबोडिया है। 3 देश हैं, कौन कौन से, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। यहीं पर एक नदी बहती है, ऐसे निकलती है और इन चारों देशों में बह के जो है यहाँ पर गिर जाती है। इस नदी को क्या कहा जाता है,
बहुत ही, चारों देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि इन्हीं चारों देशों को पानी प्रोवाइड कराती है, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, सारा पानी यही प्रोवाइड कराती है। बहुत ही लंबी और बहुत ही बढ़िया नदी है मेकोंग नदी। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। नाम क्या है? मेकोंग नदी। मेकोंग नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कौन सी नदी है? मेकोंग नदी। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इधर की नदी, और साउथ ईस्ट एशिया की 2 नदियां हो गई, ठीक है ना, चाइना की नदियां हो गई। अब और नदियां देखते हैं, अरे और नदियां देखते हैं, ठीक है, एशिया की कुछ और नदियों के, महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रशिया में एक नदी बहती है, एशिया एशिया वाले हिस्से में रशिया के। कौन सी नदी बहती है? ओब नदी। ओब नदी कहाँ बहती है? देखिए यहाँ पर जो है ना, ये रशिया है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे एक नदी बहती है, इस तरफ से निकलती है, चाइना की तरफ से इधर से निकलती है, और यहाँ जो है, यहाँ पर इस तरह से बहती है, ठीक है ना, यहाँ जाकर जो है, ये जो है सागर में, आर्कटिक सागर में गिर जाती है। इस नदी को क्या बोला जाता है? इस नदी को बोला जाता है ओब नदी। क्या बोला जाता है? ओब नदी, ठीक है ना, नाम है इसका ओबी, ओब रिवर, ठीक है। ओब नदी बहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सागर में जाकर कहाँ पर मिलती है? ये सागर में जाकर मिलती है यहाँ पर, क्या है? ओब की खाड़ी। क्या है? ओब की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओब, ओब की खाड़ी। रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। रशिया में 2 इंपॉर्टेंट नदी हैं, ओब और वोल्गा। ये दोनों ही हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़नी है, क्योंकि हमसे जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। ओब की खाड़ी में जाकर गिरती है ओब नदी, ठीक है ना, ये रशिया की हो गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इराक में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, दजला और फरात, ठीक है ना। इराक का है हमारा, देखिए ये इराक है, यहाँ पर जो है नदी बहती है, एक तो बहती है दजला, और एक इसी के साइड साइड नदी बहती है, यहाँ पे आके मिलती है, इसको बोलते हैं फरात। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है दजला, दजला नदी, ठीक है, और इसको बोला जाता है फरात नदी, फरात नदी। दजला नदी का दूसरा नाम क्या है? दजला नदी का दूसरा नाम है टिग्रिस, टिग्रिस, टिग्रिस नदी, ठीक है ना। दजला नदी और टिग्रिस नदी कहाँ बहती हैं? इराक में बहती हैं, इराक में बहती हैं दजला दजला नदी या टिग्रिस नदी और फरात नदी, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दजला फरात हो गई, ये हो गया। एक नदी बहुत महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर बहती है, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान में ऐसे बहती है, क्या नाम है? काबुल नदी। क्या नाम है? काबुल, काबुल नदी, काबुल नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काबुल शहर जो है इसी नदी के किनारे पर स्थित है, काबुल नदी। और काबुल नदी पर जो है एक जो है हम बांध भी बना रहे हैं, भारत एक बांध बना रहा है, बना के जो है अफगानिस्तान को देगा, कंप्लीटली उसे भारत ही बना रहा है, ठीक है ना। ये हो गया काबुल नदी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एशिया की नदियां, ठीक है। हमने जो है चाइना में नदियां पढ़ ली, साउथ ईस्ट एशिया में नदियां पढ़ ली, रशिया की नदियां पढ़ ली, भारत की नदियां हम जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गई हमारी इधर की नदियां, और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट की नदियां हो गई, ठीक है ना। और ये हमारी एक जो है अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण नदी है, ये हो गई। ये तो हो गई हमारी एशिया की महत्वपूर्ण नदियां, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियां हमारी जो है यूरोप की, देखते हैं। कौन सी देखते हैं? यूरोप की। ये यूरोप आ गया, यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण नदियां देखते हैं। चलिए, यूरोप की नदियां, ठीक है। यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है डेन्यूब नदी। कहां से निकलती है? डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी, ठीक है। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कि जो है कहां से निकलती है? उद्गम स्थल क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और कहां पर गिरती है? खत्म कहां पर होती है? ब्लैक फॉरेस्ट से तो निकलती है, खत्म कहां पे होती है? ये खत्म होती है ब्लैक सी में, ब्लैक सागर, ब्लैक सी, ब्लैक सागर, ठीक है, ब्लैक सी में जाकर खत्म होती है। डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी में, ठीक है ना। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में,
ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। देखिए यहाँ से निकलती है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी की एक और खास बात क्या है? डैन्यूब नदी की एक और खास बात है कि ये दुनिया में बहने वाली सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी है। क्या है? सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है। सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है। देशों से होकर बहती है। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी। ठीक है ना। और डैन्यूब नदी के किनारे बहुत से इंपॉर्टेंट शहर भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे डैन्यूब नदी जर्मनी से निकलेगी ब्लैक फॉरेस्ट से, ये जाएगी ऑस्ट्रिया में, फिर ये जाएगी हंगरी में, फिर ये कहाँ जाएगी? फिर ये जाएगी बुल्गारिया में, फिर ये जाकर इस तरह से बहती है फिर ये जो है रोमानिया में जाएगी और जाकर जो है ये ब्लैक सी है। ये क्या है? ये है हमारा ब्लैक सी, ब्लैक सागर ये है। ठीक है ना। ये हमारा ब्लैक सी है और डैन्यूब नदी यहाँ से बहती हुई इसमें गिर जाती है। ठीक है ना। ये हमारी होगी डैन्यूब नदी। समझ में आ रहा है? अब डैन्यूब नदी के सहारे जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कौन सी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। वियना शहर स्थित है डैन्यूब नदी पर। कौन सा? वियना। राजधानी किसकी है? ऑस्ट्रिया की। इसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया। ठीक है। दूसरा शहर हमारा कौन सा है? दूसरा शहर है हमारा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहां पर है? हंगरी की राजधानी है। ठीक है ना। ये भी कहां पर है? ऑस्ट्रिया के बाद नेक्स्ट जो कंट्री आता है ना वो हंगरी ही आता है। ठीक है ना। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे पर। तो एक तो हमारी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी हो गई? डैन्यूब नदी। ठीक है ना। कौन सी नदी हो गई? डैन्यूब नदी। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट नदी जो एशिया में बहती है वो कौन सी है? वो है वोल्गा रिवर। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ बहती है? देखिए यूराल माउंटेन्स जो है, यूराल माउंटेन्स हैं एशिया में, जो एशिया, अरे यार एशिया काला हो जा भाई, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन से ही निकलती है कौन सी नदी? यह निकलती है वोल्गा रिवर। यूराल माउंटेन से निकलती है वोल्गा रिवर और ब्लैक सी में गिरती है जाकर। ठीक है ना। ये नदी कौन सी है? ये नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा। यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, यूरोप की भी और रशिया की भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। ठीक है ना। एक और रशिया में महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम क्या है? मोस्कोवा नदी। कौन सी नदी? मोस्कोवा नदी। ये कौन सी नदी है? ये नदी है, ये कौन सी नदी है? ये हो गई वोल्गा। कौन सी? वोल्गा। ठीक है ना। एक और नदी है कौन सी? मोस्कोवा। मोस्कोवा। और मोस्कोवा नदी के किनारे सभी जान गए होंगे कौन सा शहर है? मॉस्को। मॉस्को। ठीक है। इसी तरह से एक नदी है जिसके किनारे जो है रोम शहर है। कौन सी नदी है बताइए? टाइबर। टाइबर नदी। टाइबर नदी। रोम कहाँ है? देखिए इटली में रोम है, यहाँ पर रोम है, इसी पर छोटी नदी है, बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है, यहाँ पर बहती है। नाम क्या है? टाइबर नदी। क्या नाम है? टाइबर नदी। ठीक है ना। इसी तरह से लंदन में, लंदन कहाँ पर है? ये यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, ये यहाँ पर लंदन है। लंदन कौन सी नदी के किनारे पर है? थेम्स नदी। कौन सी नदी? थेम्स नदी। थेम्स के किनारे पर कौन सा है? लंदन है। ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है यूरोप की जो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर बहती है, यहाँ पर ऐसे इस तरह से बहती है। ठीक है ना। ये कौन सी नदी है? ये नदी है राइन नदी। राइन नदी। राइन नदी। ठीक है ना। कहाँ बहती है? फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर बहती है। कहाँ बहती है? फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर। कई बार पूछा जाता है राइन नदी कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। राइन नदी से क्वेश्चन आता है। राइन नदी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत बार न्यूज में आई थी, तो राइन नदी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक और नदी, एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि पेरिस शहर जो फ्रांस में है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है ना। पेरिस शहर के बारे में आप मुझे बताएंगे। ठीक है ना। ये तो हो गई यूरोप की नदियां। अब चलते हैं हम
अमेरिका में, ठीक है ना। अमेरिका में भी बहुत सी नदियां हैं जो बहुत ही फेमस हैं और बहुत बार न्यूज़ में आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम देखते हैं हडसन नदी। अमेरिका में सबसे फेमस नदी कौन सी है? सबसे फेमस तो नहीं कह सकते, लेकिन हडसन नदी बहुत फेमस, सबसे फेमस एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ बहती है हडसन नदी, ठीक है ना। हडसन नदी कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी में। ये कौन सी नदी है? हडसन नदी कहाँ गिरती है? हडसन की खाड़ी में। हडसन की खाड़ी में, ठीक है ना। फेमस क्यों है? क्योंकि इसी नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये तो हो गई हडसन नदी। एक नदी मैंने अभी तुम्हें आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, कोलोराडो नदी, ठीक है ना। कोलोराडो नदी, देखिए ये आपको ये डेल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पंजाकार डेल्टा निकला हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से देखना, यहाँ पर पंजाकार डेल्टा निकला हुआ है। तो ये नदी कौन सी होगी? ये नदी होगी हमारी मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी नदी, ठीक है ना। इसी के किनारे किनारे इसकी एक सहायक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? मिजोरी। ये भी बहुत फेमस है, मिजोरी नदी, ठीक है, मिजोरी नदी, ठीक है ना। यहाँ पर एक नदी यहाँ पर बहती है, यहाँ पर, ठीक है ना। उसका क्या नाम है? अमेरिका में बहती है ओहायो नदी। कौन सी? ओहायो नदी। ओहायो नदी के ही दक्षिण में एक और इंपॉर्टेंट नदी बहती है अमेरिका में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टेनेसी। टेनेसी नदी, ठीक है ना। और देखिए अमेरिका की जो नदियां हैं ना, उन्हीं नदियों के नाम पर जो है स्टेट्स के नाम भी है। टेनेसी नदी के नाम पर जो है टेनेसी स्टेट्स है। ओहायो नदी के नाम पर जो है ओहायो स्टेट है। मिसिसिपी नदी के नाम पर मिसिसिपी स्टेट है। हडसन नदी के नाम पर जो है एक शहर है, ठीक है ना। और न्यूयॉर्क शहर भी हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। ये तो हो गई हमारी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां। आई होप आप सबने नोट कर ली होंगी, ठीक है। अरे आप सबने नोट कर ली होंगी ये नदियां, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा देखते हैं ऊपर की तरफ। कनाडा में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी बहती है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है ईरी, लेक ईरी। लेक ईरी के पास से एक नदी बहती है यहाँ पर। अच्छा, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है ना। ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस लेक्स हैं। 5 अमेरिका में और कनाडा के बॉर्डर पर हैं। 3 लेक्स टोटली अमेरिका में हैं और 2 लेक्स जो है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर हैं, ठीक है ना। आप इन 5 लेक्स के मुझे 4 लेक्स के नाम बताइए। एक लेक का नाम मैं बता रहा हूँ जो सबसे इधर है। ये लेक कौन सी है? ये लेक है ईरी। क्या नाम है? ईरी, ठीक है ना। ये लेक ईरी है, ठीक है ना। लेक ईरी से निकलने वाली नदी है। इस नदी को क्या बोलते हैं? सेंट लॉरेंस। क्या बोलते हैं? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर कौन सा देश स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? कनाडा का बहुत ही फेमस शहर मॉन्ट्रियल। कौन सा शहर? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर है, ईरी लेक कहाँ पर है। ये आपको ना मैप से पढ़ने का यही फायदा है। मैप से पढ़ने का बेनिफिट ये है, आपने एक बार ये देख लिया ना कौन सी चीज कहाँ पर है और एक बार पढ़ लिया तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वो चीज याद रहेगी। प्लस और भी सबकॉन्शियसली आपको और भी बहुत सी चीजें प्लेस देख लेने के बाद याद हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर अगर जब आप मैप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना 50 डिग्री लिखा हुआ है ना, 50 डिग्री अक्षांश है। तो ये जो बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा का, ये बॉर्डर कौन सा है? ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नॉर्दर्न अक्षांश, ठीक है ना। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो है कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर कहाँ पर है, ठीक है ना। बिल्कुल स्ट्रेट बॉर्डर है, सीधा बॉर्डर है। लेक्स को छोड़ दें तो सारा बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से 2 देशों को अलग करता है? मैप से पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी हमें हमेशा ही मैप से पढ़नी चाहिए। किससे पढ़नी चाहिए? मैप से, ठीक है। ये तो हो गई हमारी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की नदियां। दक्षिण अमेरिका में भी दक्षिण अमेरिका की एक इकलौती नदी इतनी फेमस है कि वो सब नदियों को ओवरकम कर देती है, और वो नदी कौन सी है? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका में जितनी भी फेमस नदियां हैं वो सब नदियां जाकर अमेजन नदी की सहायक नदियां बन जाती हैं। और अमेजन नदी से ही क्वेश्चन आता है दक्षिण अमेरिका की, और कोई नदी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
एंड रॉकीज बहुत, माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण अमेरिका के। नदियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछी जाती हैं, सिर्फ एक ही नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अफ्रीका में। अमेजन नदी आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं कहां पर? अफ्रीका। ये आ गया हमारा जी अफ्रीका। अफ्रीका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें जो निकलती है नदी, नील नदी। सबको ही पता है नील नदी सबसे बड़ी नदी है, नील नदी। यहाँ पर एक लेक है, लेक विक्टोरिया। तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पर स्थित है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ स्थित है? तंजानिया और युगांडा के बॉर्डर पर स्थित है लेक विक्टोरिया। ठीक है ना। लेक विक्टोरिया से नदी निकलती है और उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, इस तरफ से बहती है और इजिप्ट के पास जो है भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी को क्या कहते हैं? नील नदी। कोई बोलेगा नील नदी, नील नदी तो है भैया ये, लेकिन ये व्हाइट नील है। कौन सी नील है? व्हाइट नील। ठीक है ना, व्हाइट नील नदी, इसका नाम है व्हाइट नील नदी। क्या नाम है? व्हाइट नील नदी। फिर देखिए, ये है इथियोपिया। इथियोपिया से एक नदी निकलती है और निकलकर जो है सूडान के पास यहाँ पर जाकर यहाँ मिल जाती है। ठीक है ना, यहाँ मिल जाती है। इस नदी को क्या बोला जाता है? इस नदी को बोला जाता है ब्लू नील। क्या बोला जाता है? ब्लू नील नदी। क्या बोला जाता है? ब्लू नील। आई होप आप व्हाइट नील और ब्लू नील में अंतर आज समझ गए होंगे कि व्हाइट नील कौन सी नदी है और ब्लू नील कौन सी नदी है। ठीक है ना। अब एक बात आप ध्यान रखना, जहां पर व्हाइट नील और ब्लू नील मिलते हैं वहां पर एक बहुत ही फेमस शहर है खार्तूम। कौन सा शहर है? खार्तूम। और खार्तूम क्या है? खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। खार्तूम सूडान की राजधानी है। सूडान बहुत न्यूज में रहता है। सूडान के बारे में एक फेमस फैक्ट ये है कि सूडान जो है 2011 तक अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। 2011 के बाद क्या होता है? सूडान में जो है सिविल वॉर होती है और सूडान जो है सूडान और साउथ सूडान में टूट जाता है। देखिए ये सूडान है, ये साउथ सूडान है। ठीक है ना, इसमें टूट जाता है और जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश का दर्जा इससे छिन जाता है और कोई और देश है जो अफ्रीका का बड़ा देश बन जाता है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे अभी कि वो कौन सा देश है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, उसकी कैपिटल आप मुझे बताएंगे और उसकी करेंसी आप मुझे बताएंगे कि सबसे बड़ा देश अफ्रीका का कौन सा है, उसकी कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है। ठीक है ना। अब हम अपनी अगली नदियों पर चलते हैं अफ्रीका में। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है, कौन सी नदी है? देखिए अफ्रीका में यहां से सबसे पहले ये देख लीजिए, यहां से जाती है भूमध्य रेखा और यहां से कौन सी व्रत जाता है? कर्क व्रत, मकर व्रत। ठीक है ना। ये क्या है? भूमध्य रेखा, या रेखा मैं गलत बोल रहा हूं इसको, ये व्रत है, भूमध्य व्रत। जब मैं अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा मैं, भूमध्य रेखा नहीं है, ये भूमध्य व्रत है। क्यों ये व्रत है और क्यों देशांतर रेखाएं होती हैं? देशांतर जो है व्रत नहीं होते, देशांतर रेखाएं होती हैं। और जो इक्वेटर्स होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उन वो व्रत होते हैं। ठीक है ना। भूमध्य रेखा, भूमध्य व्रत या फिर इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। ठीक है ना, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर या भूमध्य व्रत। और ये है मकर व्रत। कौन सा व्रत है? भूमध्य व्रत के दक्षिण में कौन सा व्रत होता है? मकर व्रत। इसको बोलते हैं मकर व्रत या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एक नदी है जो कांगो देश से निकलती है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ऐसे नदी निकलती है, 2 बार काटती है और इधर जाकर अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को कहा जाता है कांगो नदी। कांगो नदी कौन से देश से निकलती है? देखिए कौन से देश से निकलती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। ठीक है ना, कॉन्गो से निकलती है, कॉन्गो नदी है। इस नदी का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? जायरे नदी। जिस तरह से भूमध्य रेखा को 2 बार ये नदी काटती है, उसी तरह से देखिए मकर व्रत थोड़ा गलत बन गया है। मकर व्रत यहाँ पे नहीं है, मकर व्रत थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर है ये। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के ऊपर है मकर व्रत। ठीक है ना। यहाँ पर एक नदी बहती है इसी तरह से, वो भी 2 बार जो है
मकर व्रत को काटती है। इस नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। आई होप आप लिम्पोपो नदी और कांगो नदी को कभी नहीं भूलेंगे कि आज हमने पढ़ी है मैप के थ्रू। कैसे पढ़ी है कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है और लिम्पोपो नदी जो है मकर व्रत को, भूमध्य व्रत को काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर व्रत को काटती है। ठीक है, ये दोनों हो गई, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। इसके अलावा एक और फेमस नदी है अमेरिका अफ्रीका में जो बहती है, वो कौन सी है? वो नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी कहाँ बहती है? नाइजर नदी देखिए यहाँ से निकलती है नाइजर से, और बहकर जो है इधर जो है गिर जाती है इस तरफ। ये कौन सी नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, पश्चिमी अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नाइजर नदी। कहाँ बहती है? एक बार क्वेश्चन आया था पश्चिमी अफ्रीका वाला कि पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी है? वो कौन सी नदी है? वो नदी है नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। ठीक है ना, नाइजर नदी। और एक और इंपॉर्टेंट नदी है अफ्रीका में जो यहाँ बहती है, देखिए जाम्बिया, जिम्बाब्वे और क्या बोलते हैं इसको, इधर जो है मोजाम्बिक। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से एक नदी निकलकर जाम्बिया से निकलती है, जिम्बाब्वे को होती हुई मोजाम्बिक में बहती है, और जाकर जो है मेडागास्कर के पास जो है हिंद महासागर में गिर जाती है। ठीक है ना, इस नदी को क्या बोलते हैं? इस नदी को बोलते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। क्या बोलते हैं इस नदी को? जाम्बेजी नदी। अब जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो विक्टोरिया फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है ना, जाम्बेजी नदी पर बहुत ही फेमस विक्टोरिया फॉल्स है, अफ्रीका का विक्टोरिया फॉल्स। कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका का बहुत ही फेमस फॉल्स कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका का बहुत ही फेमस फॉल्स कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। और जाम्बेजी नदी पर एक बहुत ही फेमस डैम है। कौन सा डैम है? करीबा डैम। कौन सा डैम है? करीबा बांध। करीबा बांध बहुत ही फेमस है अफ्रीका का। कौन सा? करीबा बांध। अफ्रीका में दो फेमस बांध हैं, एक तो जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। जाम्बेजी नदी पर कौन सा है? करीबा बांध। और एक बांध जो है इथियोपिया में है, जो मैंने आपको ब्लू नाइल पढ़ाई थी ना, ब्लू नाइल में इथियोपिया और साउथ सुडान के बॉर्डर से थोड़ा सा पहले यहाँ पर एक बांध है। इस बांध का नाम क्या है? ग्रेट रिकॉनसेंस डैम। क्या नाम है? ग्रेट रिकॉनसेंस डैम। लिख देते हैं इसको। इस डैम का नाम क्या है? दो बहुत ही फेमस डैम है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है। ग्रेट रिकॉनसेंस डैम अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका ग्रेट रिकॉनसेंस डैम। पूछा जा सकता है ग्रेट रिकॉनसेंस डैम जो है कहां पर है? क्या पूछा जा सकता है? ग्रेट रिकॉनसेंस डैम कहां पर है? ठीक है ना, क्या नाम है? ग्रेट रिकॉनसेंस डैम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां हो गई जो आपको याद रखनी है। अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां हो गई जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। दो नदियां, महत्वपूर्ण नदियां ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया आ गया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया आ गया। दो महत्वपूर्ण नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में जो हमें जल्दी से पढ़ लेनी है। कौन कौन सी है? देखिए, एक नदी तो यहाँ पर बहती है, इस तरह से यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर नहीं गिरती, यहां से निकलती है और इस तरह से बहती है और यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है ना, और एक दूसरी नदी इधर से आती है बहती हुई और यहाँ पर इससे मिल जाती है। ये तो सबसे बड़ी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। नाम क्या है? मरे नदी। ठीक है ना, मरे नदी, MURRY, URRY, मरे नदी। और ये नदी है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी है? डार्लिंग नदी। ठीक है ना, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बार बार अब पूछी जाती हैं ऑस्ट्रेलिया से कि मरे और डार्लिंग नदी कौन से देश में है या कौन से महाद्वीप में है? कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, एक और, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे एक बार मिटाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए ये तो हो गई मरे और डार्लिंग नदियां। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आप देखिए, ये एक छोटा सा ऑस्ट्रेलिया से टूटा हुआ टुकड़ा है, ये एक अलग देश है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सा देश है, इस देश का नाम क्या है और इस देश की राजधानी क्या है। ठीक है ना, क्या बताएंगे? एक तो आप बताएंगे कि इस देश का नाम क्या है और इस देश की राजधानी क्या है, और एक आप मुझे बताएंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कई बार बच्चों के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की मैं बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा।
यहाँ पर है कैनबरा, ठीक है ना, और यहाँ पर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, आप मुझे बताएंगे, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सबने सुना होगा, सबने सुना होगा ना ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। आप मुझे बताएंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के कौन सी दिशा में है, ठीक है, कौन ऑस्ट्रेलिया के कौन से हिस्से की तरफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है, ठीक है ना, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक हो गया पूरा, विश्व की नदियां और अपवाह तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा टॉपिक बचता है कौन सा? भारत की नदियां, भारत का नदी तंत्र और भारत की नदियों पर स्थित नदी परियोजनाएं, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक ये क्लास काफी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी। हमने मैप के जरिए जो है बहुत सारी नदियां पढ़ी, ठीक है ना। अफ्रीका की लगभग हमने 50 रिवर्स पढ़ी, 50-40 रिवर्स पढ़ी होंगी अफ्रीका की, सॉरी वर्ल्ड की, जो बहुत ही फेमस हैं एग्जाम की दृष्टि से और कई बार पूछी जाती हैं। और उन पर जो स्थित जो है हमने कुछ शहर भी देखे, महत्वपूर्ण शहर जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। ओके।